नमस्कार। पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज का जो हमारा तीसरा अकादमिक सत्र है, मैं आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस सत्र की अध्यक्षता सिक्किम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी कर रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ सर को मंच को सुशोभित करने के लिए आग्रह करता हूँ। सर के बारे में संक्षिप्त एक परिचय मैं देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने उल्लेख कर ही दिया है कि वर्तमान में सिक्किम विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं, कुशल प्रशासक हैं। इसके पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अध्यक्ष रहे और जो भी संबंधित संकाय उनका रहा है उसके वो डीन भी थे। 40 वर्षों से अधिक का अध्यापन का अनुभव है। विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर कई जगहों पर सर का कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। दर्जन भर से अधिक पुस्तकें हैं। बहुत ही हमें गौरव का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे विश्वविद्यालय के सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आज की इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सत्र में 2 वक्ता हैं। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी चर्चित शिक्षाविद, लोक साहित्य की विशेषज्ञ और समाज सेविका हैं। त्रिपुरा विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में वो प्रोफेसर हैं और वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। 50 से अधिक शोध पत्रों की प्रस्तुतियां उनके द्वारा अब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दी जा चुकी है। जमातिया जनजाति को लेकर के, खास करके लोक साहित्य को लेकर के कई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किए गए हैं, जिनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि आपने जमातिया और हिंदी शब्दकोश का निर्माण केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के सहयोग से किया है। कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें 11 पुस्तकें उन्होंने अपने आत्मवृत्ति में दर्ज किया है। त्रिपुरा की लोक कथाओं पर भी उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। काकभरत लोक साहित्य पर बहुत ही गहन कार्य है मैडम का। जनजातीय जमातिया जनजाति की जो लोकगीत है उनका उन्होंने संकलन किया है। हमें बहुत ही खुशी है कि आप इस सत्र में सहभागी वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस सत्र के दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर बुद्ध बहादुर लामा जी, जो कि सिक्किम विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य हैं। वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी सर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका सिक्किम विश्वविद्यालय के अलावा 6 वर्षों का विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर में भी अध्यापन कार्य का अनुभव है। आपकी जो रुचि है और क्षेत्र कार्य का विषय है वह है सहभागी लोकतंत्र और सुशासन। स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर के आपका उल्लेखनीय कार्य है। सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों को लेकर के आप गंभीर चिंतन और गहरी रुचि रखते हैं। मैं आपका इस सत्र में हृदय के साथ स्वागत करता हूं। तो अधिक समय न लेते हुए इस सत्र में हमारे 2 वक्ता हैं और 2 वक्ताओं के अलावा हमारे जो माननीय कुलपति महोदय जो कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, वह भी इस सत्र के संदर्भ में टिप्पणियों के साथ कुछ अपनी बातें भी रखेंगे। तो मैं वक्ताओं की ओर आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिपुरा विश्वविद्यालय से पधारी हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनका जो वक्तव्य है उसका विषय है त्रिपुरा के जनजातीय समाज का पारंपरिक ज्ञान। इस विषय पर बातचीत रखने के लिए मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी।
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा आयोजित जिस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा है कि तृतीय सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाइन जी, कुलपति सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम और देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए शोधार्थी, विद्यार्थी, विद्वत समाज और इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक भाई प्रदीप त्रिपाठी जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और नमस्ते की ओर से नमस्ते। नमस्ते आप लोग अंग्रेजी अल्फाबेट में लिखकर देखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य नमस्ते शब्द में शामिल है। नमस्ते की ओर से आप सभी को नमस्ते, यानी पूर्वोत्तर भारत की ओर से आप सबको प्रणाम। आज के लिए मैंने जो विषय चुना है त्रिपुरा के जनजातीय समाज का पारंपरिक ज्ञान। इस विषय पर बोलने के लिए, इस विषय पर अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। उद्घाटन सत्र में हमने तीनों महाअनुभवों को सुना, खासतौर से बीज वक्तव्य में जो बातें सामने आई और अभी पिछले दूसरे अकादमिक सत्र में जो अध्यक्ष महोदय सर ने भारतीय ज्ञान और परंपरा पर जो बातें रखी, तो मुझे लगा कि मैं इस विषय पर बोल पाऊंगी या नहीं, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। फिर भी आप सबको मैं यह बताने की कोशिश करूंगी कि त्रिपुरा की कुछ खास जनजातियां, जिनमें दब्बरमा, त्रिपुरा, रियांग, जमातिया और चकमा, ये प्रमुख कुछ जनजातियां जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में सभ्यताओं का विकास किया, परंपरा और संस्कृति का विकास किया और इतनी लंबी यात्रा में जो कुछ वे आज तक बचा पाए और जो आज भी व्यवहार में है, उन्हें आपके साथ साझा करने की मैं कोशिश करूंगी। और इसमें सबसे पहले मैं पारंपरिक कृषि पद्धति, नई बिंदु नहीं है, नया विषय नहीं है, खासतौर से जनजातीय समाज के लिए, चाहे पूर्वोत्तर का हो, चाहे पूर्वोत्तर के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज। यह कृषि पद्धति जनजातीय समाज के की जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है और इस कृषि पद्धति को करना शायद हर समुदाय के लिए आसान नहीं है, लेकिन लगातार प्रकृति की गोद में रहने वाले जनजातीय समाज, जिन्हें प्रकृति की कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी है, ऋतुएं कैसे बदलती है, कौन सा पक्षी किस ऋतु में बोलते हैं, कौन सा फूल किस ऋतु में खिलता है, कब झरता है, इन सब की जानकारी होने के कारण, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के बिना खेती करना आसान नहीं होता है, लेकिन यही उनके जीवन का हिस्सा रहा है। और आज तो जनजातीय समाज के कई लोग शहर की तरफ आगे बढ़ गए हैं, फिर भी गांव में, पहाड़ों में, नदी घाटियों में रहने वाले यह जनजातीय समाज आज भी इसी कृषि पद्धति के आधार पर जीवन यापन कर रहे हैं। त्रिपुरा में खासतौर से रियांग समुदाय आज भी इसी कृषि पद्धति को अपनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
आधुनिक सुख सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची है और त्रिपुरा में यह जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब माना जाता है। भारत में कई प्रिमिटिव ट्राइब है, इसमें से पूर्वोत्तर में 2 जनजाति समुदाय है, एक मणिपुर में है, एक त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में रियांग समुदाय। उनमें यह जो पारंपरिक ज्ञान है और जिसे मैं भारतीय ज्ञान परंपरा से अलग नहीं मानती हूँ, एक गीत के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगी कि वे आज भी किस तरह से जंगलों को काटकर, पहाड़ों को काटकर, बिना वर्षा के, बिना पानी के आज भी उस कृषि पद्धति को कायम किए हुए हैं अपने समाज में, जीवन में। एक गीत है, छोटा सा गीत है। माघ के आधा बीतते बीतते तोक्सा कुमा पक्षी बोल उठा है, फाल्गुन का आभास पाकर। फाल्गुन के आधा बीतते बीतते माझी बिलौता फूल झरने लगा है, खुम माइकाई में कलियां आ गई चैत्र का आभास पाकर। गौरिया पूजा आने वाली है, चैत के बाद वैशाख आएगा तो धान बोना। सेना और बुइसु के बीच लक्ष्मी पूजा होगी, उपजाऊ ढलानों पर गुरिया धान बोना बहुत पसंद है बच्चों को। पूर्व के ढलानों में मामी वातलक धान बोना ठीक नहीं है, कम पैदावार होती है। विरासत में मिले गारो सुकिया धान बोना। मुर्गी की छाती के बराबर टीले में मैं मचान बनाऊंगा, तुम स्त्री हो सो धान बोना। पगडंडी के किनारे छिटका देना, गुंथों के फूल के बीच 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 सत्रवंग फूल के बीज भी। झुम खेती जिसमें केवल धान नहीं उगाया जाता है, धान के साथ साथ तिल और अन्य कई सब्जियां और उसके अलावा फूलों के पौधों को भी वहां लगाया जाता है, जिससे क्योंकि सबके पास जमीनें नहीं होती है और जहां झूम खेती किया जाता है वो खास लैंड, फॉरेस्ट लैंड, सरकारी लैंड आदि होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं होती है, परिवार विशेष की जमीन नहीं होती है। साल 2 साल खेती करते हैं जब तक उर्वरता जमीन में बनी रहती है, उसके बाद फिर वे शिफ्ट कर जाते हैं अन्य जगह पर। इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। और शिफ्टिंग के साथ साथ केवल खेत ही शिफ्ट नहीं करते हुए खुद भी शिफ्ट जाते हैं। इसलिए आज भी यायावरसा जीवन जीने के लिए यह समुदाय मजबूर है। रियांग खासतौर से, कभी बांग्लादेश से मिजोरम, मिजोरम से त्रिपुरा विस्थापित जीवन जीने के लिए यह जनजाति मजबूर है, आधी से अधिक रियांग समुदाय। और यह बात मैं इसलिए भी कह रही हूं, जहां वे लोग आज भी निवास करते हैं, लगभग 1 लाख रियांग समुदाय क्योंकि जीवन में औपचारिक विद्यालय नहीं है, फिर भी बहुत संतुलन के साथ खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी पूर्वजों ने जो शिक्षा उन्हें दी, जो ज्ञान उन्हें दी, उस ज्ञान को अपनाकर वे आज भी संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हमें भी उनसे सीखने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस करती हूं। उसके बाद दूसरी बिंदु में लूंगी पारंपरिक औषधीय ज्ञान, और इसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगी। पूरा पूर्वोत्तर का क्षेत्र इस दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और त्रिपुरा भी इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखाएं दोनों त्रिपुरा से गुजरती है। और जहां ये 2 रेखाएं पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती पर जहां से भी ये 2 रेखाएं गुजरती है,
वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ और माना जाता है, और उस क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे जो है औषधीय दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर एक लोक कथा प्रचलित है महादेव को लेकर, क्योंकि हम कुल देवता महादेव को मानते हैं। जनजातीय समुदाय जो कन्वर्टेड नहीं हुए हैं वे महादेव जी को कुल देवता मानते हैं। कहते हैं कि एक बार महादेव बीमार पड़ गए थे, और जिसे अभी कुछ देर पहले अष्टलक्ष्मियां सिक्किम के जोड़ने के बाद, जुट जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तो 7 सिस्टर, 7 लक्ष्मियां। त्रिपुरा की इस लोक कथा में 12 परियों की, 12 रानियों की, 12 बहनों की कथाएं हैं। शिव जी ने एक बार पूरे ब्रह्मांड के लोगों को दावत दी, 7 बहनें पहुंची, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। कारण कि महादेव जी को लगा कि सभी लोगों का भोजन हो गया होगा, इसलिए अंत में उन्होंने भोजन कर लिए थे। लेकिन तभी 7 बहनें पहुंची और उन्हें अपमान महसूस हुआ कि हमें बुलाने वाला व्यक्ति हमसे पहले खुद खा लिए और उन्हें श्राप दिए, अभिशाप दिए, जिसके कारण शिव जी अस्वस्थ हो गए। इसलिए 7 का त्रिपुरा की जनजातीय जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 फेरे, 7 नदियां, 7 पहाड़, और जहां 7 की संख्या हो उसे बहुत पवित्र संख्या हम लोग मानते हैं। और फिर शिव जी बीमार पड़े, और उसी समय फिर बातचीत चली, चर्चा चली, कैसे महादेव जी को ठीक किया जाए, हमारे आदि देव ही बीमार पड़ गए। फिर ओझा पुजारी की खोज हुई, और पुजारी कहाँ जाकर मिले? समुद्र के बीचों बीच में शेष नाग विराजे हुए हैं, और वे एक अंडा को संभाले हुए हैं। उस अंडे, वो अंडा जो है, उसी अंडे से पुजारी का जन्म होना था। जमातिया लोग जाते हैं शेषनाग से। शेषनाग का हमारे यहाँ पर स्त्रीलिंग है, स्त्री के प्रतीक है, देवी के प्रतीक है। प्रार्थना करके, मिन्नते करके अंडे को लाते हैं पालकी में, धरती पर पहुंचते हैं। क्षीर सागर से ऊपर आने के बाद फिर जमीन पर पहुंचते ही, मीन्स पानी से जमीन पर आने की प्रक्रिया में अंडा जो है पालकी से फिसल कर टूट जाता है और ऊंचाई का जन्म होता है। वहां से लेकर महादेव जी जहां पर अस्वस्थ लेटे हुए हैं, रास्ते में जिन जिन पौधों को, पत्तियों को, फूलों को उस ऊंचाई ने छुआ, वो सब औषधीय पेड़ पौधे फूल माने जाते हैं। और उन जड़ी बूटियों से शिव जी की पूरे शरीर में मालिश की जाती है, और कहते हैं शिव जी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हम ईश्वर से पहले पुजारी का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया था। खासतौर से ये जमातिया, त्रिपुरा, रियांग, देबबर्मा, इन 4 जनजातीय समाज में अभी भी वो परंपरा है। और इसके लिए कहते हैं आज भी कि ये जड़ी बूटियों से बनी हुई, हम तो टिकिया कहेंगे अब, ये इसको बनाने के लिए हम जिन जिन पत्तियों का, ये पत्ते हैं जिनको हम सब्जी भी खाते, जिनके हम सब्जियां भी खाते हैं, ये एक हम लोग पाथर कुची कहते हैं। और इसी तरह से ये कई पत्तियां हैं जिनकी पत्तियों को मिलाकर, जड़ों को मिलाकर शिव जी के लिए लेप तैयार किए जाते हैं। और आज भी इन पौधों का, इन पत्तियों का, इन जड़ी बूटियों का हमारे जीवन में महत्व है। आधुनिक जीवन की जो भी सुविधाएं हैं, जिन्हें भी सुविधाएं प्राप्त है, वे तो
चिकित्सालय जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर जिस समुदाय में आज भी शिक्षा का अभाव है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभाव है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां वे इन जड़ी बूटियों से ही अपना और अपने समाज के लोगों का इलाज करते हैं। और ये सभी जड़ी बूटियां, फूल पत्ते अगर हम भारतीय समाज के हर समुदाय में खोजेंगे तो इन सब का प्रयोग होता है, कहीं ज्यादा मात्रा में, कहीं कम मात्रा में। इसलिए जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम लोग कहते हैं, मुझे पूरे भारत में आज हमारे भारतीय भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जितने राज्य है, कोई भी समाज हो, मैं किसी भी समाज को दूसरे समुदाय से अलग नहीं मानती हूँ। हाँ, हम उन तक पहुंच नहीं पाए हैं, उनके वहां जो मूल्य जीवित है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको अभी हम समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम एक दूसरे से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। मुझे ये बात लगती है। और त्रिपुरा के जनजातीय समाज में औषधीय ज्ञान को लेकर जो अच्छी बात है, वो मैंने आपके सामने रखी कि हम तो देवताओं की भी इलाज करने वाले समाज से बिलोंग करते हैं। ये पारंपरिक खान पान पर भी मैं कुछ बातें रखना चाहूंगी। बेम्बू शूट है, और बांस का एक चोंगा है, और केले के पत्ते में, हल्दी के पत्ते में चीजें रखी हुई है। ये पूरी तरह से आज के समाज में जब हम लोग बातचीत करते हैं कि नहीं, एल्युमिनियम का बर्तन जहरीला होते हैं, वो अमुक जहरीला होते हैं, वो असल में हमने दूसरों का अंधानुकरण करते करते खुद को बदल लिया। सुबह से लेकर अभी तक यही बातचीत हो रही थी, दूसरों ने हमें जो समझाया वही हमने खुद को समझ लिया। हम क्या है, हमारा क्या अच्छा है, और क्या हम दुनिया को दे सकते हैं, उस पर हमने विचार ही नहीं किया। अभी पिछले 1-2 दशक से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह का मंच हमें भी मिलने लगा है, तो अब हम अपनी बातें कहने लगे हैं। सच यही है। अन्यथा हमारे पास तो जो परंपरा से जो विरासत में हमें मिली है, जो हमारे पास है, ये हमें दुनिया को सिखानी चाहिए थी, ये हम सिखा नहीं पाए। आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले अगर पूर्वोत्तर के समाज को खंगालेंगे, तो 50 साल पहले तो खाना बनाने की पद्धति, सब्जी बनाने की पद्धति यही थी। क्योंकि मैं त्रिपुरा की बात कहूं तो हाँ, मैं तो 1945 में जन शिक्षा आंदोलन करने के बाद हमें तो शिक्षा मिली। आंदोलन हुआ, फिर मांगे रखी गए, तो शिक्षा हमारे समाज में 60 के बाद ही आई होगी। तो कह सकते हैं 50 साल पहले हम यही जीवन पद्धति अपना रहे थे, जिसको हम लोग पेंगजाक, गुदक आदि नाम देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। प्याज है, नमक है, ग्रीन चिल्ली है, और बेम्बू शूट। और बेम्बू शूट हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बांस। इसके आगे जाकर कहूंगी, क्योंकि ये बांस हमारे जीवन में, खासतौर से त्रिपुरा के जनजातीय समाज की बात कहूंगी, बांस सबके जीवन में बहुत महत्व रखता है, लेकिन जगह जगह के हिसाब से कहीं कहीं पर इसका प्रयोग कम होता है। पर त्रिपुरा में टुकड़ियां, चटाई, बांस, पारंपरिक जो घर, बेड़ा जिसे कहते हैं, फेंसिंग भी उसी से लगाते हैं, गाड़ी, घर की जो बेड़ा है, दीवार जिसे आप कहते हैं, उसी से हम लोग बनाते हैं। और उन्हीं की टोकरियां बनाकर, और आज सूटकेस हमारे जीवन में आने से पहले सब कुछ, बक्सा से लेकर, बाल्टी से लेकर, टुकड़ी से लेकर, बांस ही बांस था हमारे जीवन में। और हम बांस की पूजा भी करते हैं, केवल खाते ही नहीं, दैनिक जीवन में ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम इसे पेड़ पौधों का राजा मानते हैं, और उसकी पूजा हम लोग
करते हैं। ये जिस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, वो जो एक प्रक्रिया हमने आपके सामने रखी थी, ये दूसरा स्टेप है। और उसके बाद ये स्टिकी राइस को हम इस तरह से कोन बनाकर, इसके अंदर हम कुछ नहीं डालते हैं, केवल अदरक स्वाद के हिसाब से, और कुछ लोग आजकल नमक भी डालते हैं, लेकिन पूर्व में हम इसमें नमक भी नहीं डालते थे। ये पत्तियां भारत का जो जितना पहाड़ी क्षेत्र है, सब में ये पत्तियां पाई जाती है और अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग त्रिपुरा के जनजातीय समाज में इस तरह से किया जाता है, जिसे हम लोग कुछ सब्जियों को बॉयल करके नमक मिर्च मिलाकर इसका भरता बनाते हैं, तो किसी को हम लोग कूट देते हैं और किसी को हम सिंपल बना देते हैं, जिसके साथ हम लोग इसे खाते हैं। इससे ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा, इससे ज्यादा क्या कहते हैं प्राकृतिक और क्या हो सकता है। आज ये सभी पारंपरिक खाद्य पदार्थ गांव में तो जीवित है, जिसे हम लोग खुद से कमतर समझते हैं, खुद से कम शिक्षित पाते हैं। उनके जीवन में तो यह सब कुछ है, पर शिक्षित समाज इसे धीरे धीरे छोड़ रहा है। समस्या यहाँ है कि हमें किस दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हम कंफ्यूज हो गए। हमें अपने मूल्यों को बचाते हुए दुनिया की जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन हम अपनी अच्छी चीजें छोड़कर दुनिया की जो खराबियां हैं उसे ग्रहण कर बैठे हैं। ये चावल को हम इस तरह से भी स्टीम करके खाते हैं, और ये सभी जनजातीय समाज में आज भी व्यवहार में लाए जाते हैं। ये और एक मैं बताना चाहूंगी, सोडा पाउडर जो आजकल मार्केट में भी मिलता है, हमारे जीवन का मीन्स और एक खाद्य पदार्थों में इसे हम चाखरी कहते हैं। और ये जो राख आपको मैं दिखा रही हूँ, वो जो है एक विशेष जो बांस जो क्वालिटी में सबसे अच्छा होता है, हम लोग तो वाथीफंग कहते हैं, बंगला में उसे मूली बांस कहा जाता है, हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उसे जलाकर राख बनाकर उसे इस तरह की टोकरी में रख कर पानी डालकर उसका पानी 2-3 बार निकाला जाता है और उसका जो साफ पानी निकलता है, इसे हम सब्जी में डालकर खाते हैं, जिसको हम लोग चखरी, बेम्बू शूट की चखरी। इसमें और कुछ नहीं, ये जो विशेष प्रकार का एक बांस है, या इसका ओरिजिनल कलर है, उस चाखरी का जो पानी डालते ही वो लाल हो जाता है। और इसके साथ हम कुछ नहीं डालते हैं, क्या कहते हैं, या तो अदरक की पत्तियां डालेंगे, अदरक की पत्तियां अगर अवेलेबल नहीं है तो नींबू की पत्तियां डाल देंगे और चावल का पाउडर डाल देंगे। जो हमें कहा जाता है ना कि पूर्वोत्तर भारत का जो जनजातीय समाज है सभी के सभी मांसाहारी है, नहीं, हम सभी के सभी मांसाहारी नहीं। हम इतने धनी है ही नहीं कि रोज हम मांसाहार कर सके। मांस खाने के लिए, मछली खाने के लिए धन भी तो चाहिए ना, वो तो हमारे पास पर्याप्त है ही नहीं। तो हम अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, और मीन्स जहां, क्योंकि इसे लाने के लिए जंगल में रहते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, 2 कदम पर बांस मिल जाएंगे, नींबू अदरक हम आसपास उगा ही लेते हैं, चावल हम पहाड़ों पर उगा ही लेते हैं, और जिससे चाखी का पानी बनाया सोडा वाटर, ओरिजिनल सोडा वाटर, वो हम खुद तैयार करते हैं। और ये सोडा वाटर केवल हम सब्जी में नहीं डालते हैं, हमारे जीवन में साबुन और शैम्पू आने से पहले इसी चाखी का जो पानी है उससे हम कपड़े धोते थे, उससे हम बाल धोते थे, घर के साफ सफाई में इसी चाखी का पानी यूज किया जाता था, क्योंकि इसे हम छान कर घड़े में रख देते थे। और ये इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी चीज हम दुनिया को नहीं सिखा पाए, और अब हम खुद मार्केट से पाउडर खरीद कर खा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी जो अच्छी परंपरा है, हमारा जो अच्छा मूल्य है, उसे हमें दुनिया के सामने ले जाना चाहिए था, पर हम लेकर नहीं जा पाए।
ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रदीप भाई, आप मुझे जितना भी टोके, कुछ बातें तो मैं आपके सामने रखूंगी। हाँ। ये पारंपरिक पूजा पद्धति और ये जमातीय गौरिया पूजा की कुछ झलक मैं आपके सामने रख रही हूँ। और गौरिया पूजा में हम देवबर्मा, जमातिया, रियांग, त्रिपुरा सरनेम लिखने वाले, बाकी समुदाय के लोग गौरिया पूजा नहीं करते हैं। खासतौर से ये कॉकबोरोक बोलने वाले 9 समुदाय है। 9 समुदायों में भी ये 4-5 के अलावा बाकी समुदाय गौरिया की पूजा नहीं करते हैं। ये हम बांस को एक विशेष पूजा पद्धति के साथ जंगल वन की पूजा करने के बाद, बांस की पूजा करने के बाद उससे इजाजत लेकर हम 3 बांस काट कर लाते हैं। और इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। कभी कभी लोग जो हमारे समुदाय से नहीं है, उसे मैं कभी कभी गौरिया पूजा में ले जाती हूँ, तो सारे लोग कहते हैं कि इतने वर्षों से आपने इस परंपरा को कैसे जीवित रखा है। लगभग 435 वर्षों से हम गौरिया पूजा करते आ रहे हैं और 435 सालों से जमातिया समाज का अस्तित्व इस धरती पर है, ये भी हम मानते हैं। 435 खुदा ओकरा है हमारे। जमातिया समाज के अपनी सिस्टम है। गांव बुढ़ा, बुढ़ा नहीं कहते हैं हम, गांव चौधरी कहते हैं। 20-25 गांवों को मिलाकर हम पांचाई कहते हैं। सभी जमातिया समुदाय का जो हेड होता है समाजपति, उसे हम खुदा ओकरा कहते हैं। ये 3 टायर पंचायत सिस्टम है। पंचायती राज व्यवस्था हम अब इसकी चर्चा करते हैं, पर हम 435 सालों से, और मुझे लगता है यह जमातिया ही नहीं, कई समाजों में यह समाज व्यवस्था रही होगी, लेकिन आधुनिकता के क्रम में हम इसे भूला बैठे हैं। और इसका पूर्ण स्वरूप ये है। जमातिया इस तरह से गौरिया देवता के प्रतीक बनाते हैं। और गौरिया पूजा के दिनों में ही चकमा, बिहू का नाम आप सबने सुना होगा, पर चकमा उसी दिन, फिर बिजू। हम विशु में बाबा गौरिया की प्रतिष्ठा करते हैं। वे नदी देवता, जल देवी की पूजा करते हैं। ये रियांग है। कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, बाबा गौरिया जो है, 2 बाबा गौरिया की पूजा हम लोग करते हैं, जिसमें से छोटे भाई बड़े भाई से नाराज होकर त्रिपुरा राज्य छोड़कर कुकी प्रदेश में चले गए थे। त्रिपुरा के राजा 184 राजा हुए और एक राजा ने कहा मुझे कुकी प्रदेश पर विजय प्राप्त करनी है। त्रिपुरा की जनता सिपाही बनकर गए कुकी प्रदेश में, प्रदेश को जीता और वहां एक मंदिर में हमारे बाबा गौरिया, वो पहले से सपने में आ रहे थे, मुझे यहाँ से उद्धार करके ले जाइए। उस मंदिर में पहुंचे और मान्यता है कि जमातिया को बाबा गौरिया का मुखटा मिला, सोने का मुखटा मिला। इसलिए हम लोग इससे पहले का ये जो अभी तो फूलों से सजाया हुआ है, ऊपर का हिस्सा सोने का मुखटा है, बाकी बॉडी हम लोग बांस से बनाते हैं। रियांग को भाला मिला। रियांग जो है गौरिया पूजा के दिनों में भाले की पूजा करके वे घर घर जाकर भाला को है बाबा का प्रतीक मानकर वहां पर उसकी स्थापना करते हैं और घर घर जाकर वे लोक नृत्य भी करते हैं। ये देवबर्मा है। देवबर्मा को बांस का बीच का हिस्सा मिला ऐसा माना जाता है और वहीं पर पारंपरिक ऋषा बांधकर वे उसकी पूजा करते हैं। और ये क्या कहते हैं, त्रिपुरा और एक समुदाय है जो त्रिपुरा सरनेम ही लिखते हैं, उन्हें बांस का ऊपरी हिस्सा मिला, वो वहीं पर ऋषा बांधकर इसकी पूजा करते हैं। और जैसे विशु के दिन चाकमा जो है नदी पूजा करते हैं, हम क्या करते हैं, मार्च का 12-13 तारीख आते ही हम सबसे पहले त्रिपुरेश्वरी माता की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। उसके दूसरे दिन हम त्रिपुरा की 3 प्रमुख नदियों की पूजा करते हैं, गोमती, कोसमा और
बुरी माँ, वाई नदी भी कहा जाता है कोसमा को। इन 3 नदियों की पूजा करते हैं और लंगतराय, बोरोमुरा, अथरामुरा 3 पहाड़ों की पूजा करते हैं। उसके बाद प्रकृति पूजा के बाद हम लोग बाबा गौरिया के लिए चुब्बार बनाते हैं और उस चुब्बार में भी वो जो मैंने आपको पहले टिकिया दिखाया था, उस टिकिया का प्रयोग किया जाता है। बाबा गौरिया के लिए देशी शराब बनाई जाती है और पहला चढ़ावा देशी शराब का होता है। इसलिए हम उसे लोक देवता में मानते हैं, जो लोक के बीच में साल में एक बार अपने भक्तों का हालचाल जानने और फिर उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न करने के बाद 7 दिन के बाद लौट जाते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। चैत्र के अंतिम दिन आते हैं, वैशाख के पहले दिन वे ग्राम परिक्रमा के लिए निकलते हैं और 21 अप्रैल आते ही फिर उसका विसर्जन हम लोग कर देते हैं। ये जीवित परंपरा है और इसमें मुझे जो लगता है बाबा गौरिया की पूजा में जमातिया की बात कहें तो 200 बोगला, बोगला का मतलब साधु, जो बाबा गौरिया की भक्ति के लिए ही अपने जीवन को अर्पित कर दिए हैं। उसके अलावा पुजारी हैं, हम लोग गौरिया पुजारी ही कहते हैं। अपने समाज में किसी के यहाँ सामूहिक भोज का आयोजन हो या परिवार में कोई विशेष अनुष्ठान हो, जब उन्हें हम बुलाते हैं, चौधरी, हेरफा, बगला, ओचाई मीन्स पुजारी, बाबा गौरिया को कंधे पर लेकर ग्राम परिक्रमा करने वाले, इन सभी को हम पहला भोजन अर्पित करते हैं। उन्हीं के भोजन करने से पहले समाज का कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता है। पवित्र भोजन, जैसे हम अपने देवता को पवित्र भोग चढ़ाते हैं, इसी तरह से आज भी हमारे समाज में गौरिया बाबा के जो भक्त बोगला है, पुजारी है, ओकरा है, उन सब को हम पवित्र ही मानते हैं और वे सांसारिक जीवन जीते हुए भी क्या है, सांसारिक जीवन तो जीते हैं क्या, लेकिन जैसे दाम्पत्य जीवन से वे मुक्त हैं। इसलिए ये क्या कहते हैं, दाम्पत्य जीवन वे नहीं क्या कहते हैं उसको, एक सही शब्द मुझे नहीं मिल रहा है। मीन्स कुछ तो है घर परिवार से अलग होकर पूरी तरह से बाबा के आश्रय में रहते हैं, कुछ गृहस्थ साधु है लेकिन वह दाम्पत्य जीवन नहीं जीते हैं और पत्नी को, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है और जिससे भी इस नियम का भंग हो जाता है, उसे फिर उस जिम्मेदारी से तुरंत बैठक होगी खुदा की, फिर उनको मुक्त, वो सामान्य भक्त हम आप जैसे बन सकते हैं, पर उस बोगला बनकर वो नहीं रह सकते हैं, औचाई बनकर वे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि समाज में सबसे उच्च पद उन्हें ही दिया जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा और सनातनी परंपरा जिसे हम कहते हैं, उस परंपरा का शायद एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो इन 4-5 जनजातीय समाज में ना हो। उसे मानने का, उसे व्यवहार में उतारने की कुछ-कुछ पद्धतियां अलग हो सकती है। इसलिए मैं त्रिपुरा के जो जनजातीय समाज है उसे बहुत विशिष्ट मानती हूँ। जनजाति है लेकिन उनके द्वारा अपनाए जाने वाली परंपराएं, पर्व, उत्सव, त्योहार, जीवन मूल्य एक भी ऐसा नहीं है जो भारतीय ज्ञान परंपरा से अलग हो और यही शिक्षा हमें लगातार दी जाती है, पढ़े लिखे हो या शिक्षित हो। और आज जो नई पीढ़ी है जमातिया की, देवबर्मा की, क्योंकि हर एक पूजा में 7 दिन पूजा करते हैं, लेकिन कम से कम 4-5 हजार की संख्या नई
नई और पुरानी पीढ़ी मिलकर ही उसकी रैली निकालते हुए हम लोग बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। और जब ये पूजा होती है 7 दिन तक, खासतौर से जमातिया समाज में दरवाजे खिड़की बंद करना मना है, और दरवाजे में पर्दा लगाना मना है, खिड़कियों में पर्दा लगाना मना है, घरों में ताला लगाना मना है। हम यह मानते हैं कि बाबा गौरिया किसी भी रूप में, मनुष्य के रूप में, कि अन्य पशु पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। हम घर का दरवाजा खिड़की सब कुछ दिन रात 24 घंटे खुला रखते हैं। आज तक तो चोरी डकैती नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई समाज इसके लिए इतना शिद्दत से काम कर रहा है तो उसकी पहचान बनी हुई है, तो बाकी समाज से भी उम्मीद करती हूँ कि अच्छी व्यवस्था को अच्छी ही बने रहने देना चाहिए। उसके बाद इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि पारंपरिक शिल्प हस्तकलाएं आप सभी जानते हैं। ये क्या कहते हैं इसको, हम लोग रिशा कहते हैं, नीचे को रिनाई कहते हैं। और ये रिनाई बना रही है एक युवती, और उसके बाद रिशा और रिनाई मीन्स बनकर जब अलग अलग रंगों में, हाँ इस बात का जरूर ख्याल किया जाता है कि अविवाहित युवती किस तरह की रिशा बांधेगी, और विवाहित महिलाएं, एक दो बच्चे की माँ महिलाएं किस तरह की रिशा को प्रयोग करेगी, और उसके बाद वाली महिलाएं, और बाबा गौरिया को जो चढ़ावे पर चढ़ाई जाएगी रिशा, वो पूरी तरह से आज भी प्योर कॉटन से, झूम खेतों में जो कपास उगाया जाता है उन कपासों का कलेक्शन करके, फिर हनी जो है ना, मधु निकालने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग मधु निकालकर सुखा कर रखते हैं, उससे हम धागे बनाते हैं। उसके बाद फिर रिशा चादर बनाए जाते हैं जो केवल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ये भी एक आज भी प्रचलित है, क्योंकि जमातिया हर साल गौरिया पूजा करते हैं और हर साल इसी पद्धति को अपनाया जाता है। और बाबा गौरिया की पूजा करने से पहले भूमि पूजा, अग्नि पूजा, दसों दिशाओं की पूजा, और खासतौर से 14 देवता विशेषकर देवबर्मा जनजाति द्वारा 14 देवता की जाती है। और इसमें 14 देवताओं में सारे वे देवी देवता हैं जो सनातनी देवी देवता है। शिव जी है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, बस नाम हमने अपना स्थानीय रखा। इसके अलावा आकाश है, धरती है, हवा है, सितारे हैं, दिशाएं हैं। 14 देवताओं में वही सब आते हैं, पूरी तरह से प्रकृति पूजा। तो हम, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, त्रिपुरा के का जो जनजातीय समाज है वो कम से कम भारतीय समाज से तो अलग नहीं है। और ये तो बांस से हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे समाज में ट्रंक बॉक्स नहीं हुआ करता था, ट्रॉली नहीं हुआ करता था, पुतरुक बांस और या फिर बेंत कैन से यह बनाया जाता है। सबसे टिकाऊ, कम से कम 30-40 साल तो ये भी टिकता है। ट्रॉली बैग भी अगर रोज यूज करेंगे 2 साल 3 साल में टूट जाते हैं, ये 50 साल की गारंटी तो है, लेकिन हम भूल गए हैं ये सब। ये भी 20-25 साल टिकाऊ है। हम इन सब चीजों को छोड़कर अब पॉलिथीन की दुनिया में आकर अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हैं। पहाड़ों को, नदियों को, तालाबों को, ये इतनी अच्छी चीजें हैं और इतनी अच्छी हस्तकलाएं हैं, शिल्प विधाएं हैं। प्रकृति का संरक्षण तो साथ में है ही, और जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। लेकिन हम अबूझ बन गए, नासमझ बन गए, इसलिए कुछ समस्याओं का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। ये 2-4 कुछ अच्छी बातें हैं मेरे समाज में भी, जिन्हें मैंने आपके साथ साझा किया। तो हम कम से कम इस तरह की संगोष्ठियों से, इस तरह के मंचों
में आने के बाद, भाग लेने के बाद हम यह कोशिश तो कर सकते हैं कि हम उन मूल्यों को फिर से जिलाएं, उन हस्तकलाओं को फिर से जिलाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, उनका भविष्य हमसे बेहतर हो। धन्यवाद, आप सबने मुझे समय दिया, सुना। हम भाई धन्यवाद प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी। आपने बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में त्रिपुरा के जनजातीय समाज का जो पारंपरिक ज्ञान है, खाद्य संस्कृति है या वाचिक परंपरा में जो ज्ञान प्रणाली है, और जनजातीय समाज में जो बांस किस तरह से जीवन का एक आधार बना हुआ है, इस पर बहुत ही विस्तार से आपने चर्चा की चित्रों के माध्यम से। हम आपको और भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। फिर कभी दूसरे अवसर पर हम आपको निश्चित रूप से सुनेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं अगले वक्ता के तौर पर आदरणीय डॉक्टर बुद्ध बहादुर लामा जी, जो कि सिक्किम विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य हैं। वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। और थैंक यू। जो आपका विषय है वो भारतीय ज्ञान परंपराएं और पूर्वोत्तर भारत की साहित्यिक कल्पनाएं, इस तरीके से अंग्रेजी में जो आपने विषय दिया है उसका मैंने थोड़ा सा तर्जुमा कर दिया। और बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी बात रखें। डॉक्टर बीबी लामा जी। नमस्कार। Namaskar. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Namaskar. Good afternoon to everyone present here. At the outset, I would like to extend my sincere thanks to the entire organizing committee of today's program, and a special thanks to Dr. Tripathi for giving me this platform to share my views on Indian knowledge traditions and in this August gathering. Respected chair of this session, Professor Shantanu Kumar Swai, Honorable Vice Chancellor of Sikkim Central University, my university where I belong to, distinguished delegates, STEAM panelists, and my co-panelist, dear friends, ladies and gentlemen, myself, Dr. Bodh Bahadur Lama, from the Department of Political Science, Sikkim Central University. The title, this is the problem in Yangyang. Frequently there is a power cut and all. So I'm very sorry for this. So the title of my paper is Waving Wisdom, Indian Knowledge Traditions and the Literary Imagination of Northeast India. So my paper starts with a brief introductions along with 5 different sections. The first section deals with Indian knowledge traditions, a very, conceptual overview. Then the second deals with the oral and indigenous knowledge system of Northeast. Then third section deals with colonial destructions and the knowledge divisions. And fourth sections, basically, I have dealt with those modern literary expressions, which seems to be a blend of both traditions as well as modernity. And the final sections deals with finding as well as conclusions. So let me begin with introduction, very brief introductions of my paper. Indian knowledge tradition is a composite body of philosophical, epistemological, cultural practices that have developed over millennia. This tradition is deeply rooted in Vedic, Upanishad, Buddhist, and Jain philosophies, and later shaped by Islamic, Christian, and colonial encounters. It is neither monolithic nor static. Rather, it constitutes a dynamic tradition of interpretive framework that leads to the ways of knowing, narrating, as well as imagining society. Therefore, the Indian knowledge tradition includes plural epistemologies such as oral, textual, ritual,
performative. This tradition not only reflects a classical Sanskritic, past, but also incorporates vernacular practices, regional epistemes, and subaltern modes of thought. Within this broad framework, northeast of India, comprising 8 states, and it is a land or a home to over more than 200 ethnic groups and languages, presents a fertile yet understudied field of inquiry. Often represented in colonial and post colonial discourses as a periphery or a frontier, the region has developed its own complex literary and knowledge system, which is rooted in oral traditions, folklore, ritual chants, and performative arts. The Northeast literary expressions, ranging from tribal myths of origin to contemporary Anglophone writings, which can be understood as embedded within and negotiating with the broader Indian knowledge traditions, whereas also resisting assimilations into a homogenized national culture. This paper is led by three primary research questions. Question 1: how does the Indian knowledge tradition provide a conceptual framework for understanding the literature of Northeast India? 2. In what ways does the literature of Northeast negotiate between local epistemologies and national or global literary framework? Third, what implications do these negotiations have for theorizing Indian literature as a whole? The significance of my study lies in bridging two discourses which are often studied separately: the philosophical debates on Indian knowledge traditions and the literary and cultural productions of Northeast India. The former has been dominated by discussions on Sanskritic and classical epistemologies, whereas the latter is largely framed in post-colonial or political terms such as ethnicity, insurgency, and marginality. Bringing this together allows us to view the Northeast not merely a geographical frontier, but as a frontier of knowledge, a site where multiple epistemes intersect, collide, and reconfigure. Methodologically, my paper draws on an interdisciplinary approach, combining textual analysis of select literary works from the Northeast India with the theoretical insights from post-colonial studies, subaltern historiography, and indigenous knowledge system. The works of scholars such as Dipesh Chakravarty on provincializing Europe, James Scott 2009 on Hill Societies and State Evasion, and Bandana Siva on indigenous epistemologies are particularly useful in framing this inquiry. Similarly, regional scholars like Sanjeev Barua, Uday Mishra, and T.B. Subba provides crucial insights into the cultural and literary specificities of Northeast. My paper adopts a comparative lens. It situates the oral traditions and folk literature of Northeast in conversation with classical Indian knowledge traditions, and also tracing how contemporary Anglophone writers like Temsula Aho, Mamangdai, and Eastern Khair engage with the indigenous epistemologies and global literary forms. This not only demonstrates the continuity and transformation of Indian knowledge traditions, but also foregrounds the creative resilience of Northeast communities in producing distinctive literary voices. Therefore, the literature of Northeast must be studied as a part of polyphonic Indian knowledge tradition, one that is dialogic, contested, and open-ended. Thus, the Northeast should not be reduced to a periphery, but recognized as a crucial episteme sites whose literary and cultural productions enrich and complicate our understanding of Indian knowledge systems.
The first sections, the intellectual and cultural landscape of Indian subcontinent is deeply rooted what is collectively termed Indian knowledge traditions. So these traditions, as I already told you, not monolithic, but constitute a plurality of philosophical, aesthetic, oral, and ecological discourses that have historically shaped the subcontinent's modes of thinking, knowing, and imagining. As scholars like Sheldon Pollock and Dipesh Chakrabarty emphasize, Indian epistemologies cannot be reduced to Eurocentric categories of rationality, science, or literature. Instead, they embody multiple modes of cognition, such as logical, aesthetic, spiritual, and ecological, and that raises simple categorizations. The classical philosophical school remains foundational to Indian intellectuals' life. The Nyaya system emphasizes logic, inference, and epistemology. Nyaya epistemology foregrounds pratyaksha, anumana, upamana, and sabda as valid means of knowledge. This plural epistemology contests hegemony of singular rationality by recognizing testimony and analogy as legitimate modes of knowing, thereby integrating collective and cultural forms of memory. Vedanta extends Indian knowledge system into metaphysical and spiritual dimension. Sankara's non-dualism posits that Brahma is ultimate reality, while the empirical world is Maya, that is illusion. So this has been historically influential in shaping ethical and literary imagination across India. Buddhist epistemology and philosophy, also contributed significantly to the India's intellectual heritage. But this philosophy redefined knowledge as experiential and rational, rejecting fixed categories. Such insights resound with indigenous epistemologies of Northeast, whereas knowledge is rooted in ritual performance uh, and lived community practices rather than abstract universal. Indian knowledge traditions have always thrived in oral modes. The forms of storytelling, such as folk tales, ballads, and epics, serve as a vehicle of cultural transmissions. Oral traditions embody a plurality of text where each retelling is an act of recreation. This fluidity or flexibility of narratives aligns closely with Northeast Indian literature, which draws heavily upon oral epics, myths of origin, and ritual songs of tribes. Orality also carries ecological wisdom, which the previous speaker has talked about very systematically. They embody alternative modalities of sustainability, contrasting sharply with colonial and post colonial development model. Such ecological epistemologies are themselves part of broader Indian knowledge traditions, wherein Vedas, Upanishads, and Puranas often sacralize rivers, trees, and mountains. Bharata's Natya Shastra develops the concept of rasa, asserting that art evokes universalized emotions that transcends personal experience. Abhinavagupta elaborates this into a sophisticated theory of aesthetic experience where Santa Rasa, that is a peace, becomes the highest realization. Theories of Bani and Alankara created framework for appreciating layered meanings in poetry and drama. These aesthetic categories traveled beyond Sanskrit into vernacular traditions. Assamese, Burgit, Manipuri devotional songs where emotional intensity and symbolic resonance carried social as well as a spiritual significance. Therefore, Indian knowledge tradition demonstrates a profound plurality of thought. The second sections of the paper deals with the indigenous knowledge system of Northeast. Northeast, home of diverse ethnic groups as Aho, Adi, Idu, Apatani, Angami, Khasi, Mizo, Bodo,
Lepcha, Mete, and many others presents a rich textile of oral and indigenous knowledge systems. These systems are not mere cultural artifacts, but living epistemologies that mediate the relationship between communities, nature, and spirituality. The region's knowledge has been transmitted orally through myths, folklore, songs, ritual performance, which serve as repositories of cosmology, ecology, ecological wisdom, and collective memory. Oral traditions among communities of Northeast embody what Jan Vansina terms the memory of community, functioning simultaneously as entertainment, pedagogy, and moral guidance. Among the Aho Nagas, for instance, the tradition of Liba, narrative ballads, preserves myths of origin, genealogy of clans, and heroic exploits. Similarly, Mizo folk song, often songs in communal gatherings, recounts themes of migration, war, and love, but also articulates the relationship between human society and natural world. Khasi myths preserved Kanyam Khasi emphasize the sacredness of the environment, narrating how humans descended from heaven through a tree that connected earth and sky, symbolizing an ecological ethic of balance. The Bodo community maintains a vast corpus of folk songs and stories known as Bethu, dedicated to the worship of supreme deity Brai Bethu. The oral recitation of this myth functions not only as spiritual instructions अभी तो 10 मिनट है इसको but वाइंड अप कर लो also a cultural framework of community organizations and ethical conduct. Striking features. How many times? 10 minutes? ओनली Sir, आप You want- conclude Yeah, I'm coming to the point now. Please. So, so the striking features of Northeast oral tradition is embedded of ecological knowledge. The societies dependent on shifting cultivation, hunting, forest resources, develop intricate knowledge system about land, water, flora, and fauna. Oral narratives often encode this wisdom. Then the encounter of Northeast with colonial modernity was not merely an administrative or a political intrusion, but an epistemological rupture that transformed indigenous ways of knowing. British colonialism, through its classificatory regimes, missionary interventions, and educational reforms, created a deep divide between oral indigenous traditions and emerging print-based Western epistemologies. So this disruption has been analyzed in post-colonial and subaltern historiography as a part of the broader politics of knowledge, where colonial power operated not only through coercion, but through reconfiguring categories of culture, identity, and knowledge itself. The modern literary which expressions which I was talking about in the beginning, it is a blend of traditions and modernity. So I will just very briefly, within 5 minutes, I will talk about the, uh, you know, the some modern literatures, especially of these three important writers, Anglophone writers like Temsula Aho, Easton Khayer, and Mamang Dai. Temsula Aho's short stories and poems that reflect the interweaving of Naga oral traditions and modern literary forms. In our collections, these Hills Called Home, which was written in 2006, Aho foregrounds the Naga experience of violence, insurgency, and militarizations while drawing upon mystic frames of memory. This God story number presents the वाइंड Hills अप कर दो not merely a backdrop, but living repositories of cultural meaning and ancestral memory. So Einstein Kyle nobles When the River Sleeps and the Son of the Thunderbolt Cloud. Kyle invokes mystic temporarily, where spirits, summons, and ancestral brings continue to save contemporary existence. Um, so
To wrap up this, because of the paucity of time, so in conclusions, Indian knowledge traditions are not solely located in classical, Sanskritic, philosophical, or pan-Indian frameworks. The literature of Northeast demonstrates that indigenous oral traditions, ecological cosmologies, and frontier epistemologies are integral to the Indian knowledge traditions. By centering these voices, Indian literary studies can move beyond homogenization towards a truly pluralistic and polyphonic understanding of tradition. The works of Northeast writers, rooted in myth, memory, while navigating modernity and resistance, invites us to reframe Indian knowledge traditions as dynamic, dialogic, and decolonial. This recognition not only enriches academic discourse but also affirms the cultural and episteme sovereignty of the peoples of Northeast. Thank you. Thank you all for being. थैंक यू सर। आपने उत्तर भारत के साहित्य के संदर्भ में उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के सूत्र कैसे अंतर्निहित है या किस रूप में नहीं दर्ज हो पाए हैं, उस पर बहुत ही विस्तार से बातचीत की और कई विद्वानों के मंतव्य के आलोक में आपने भारतीय ज्ञान परंपरा की समीक्षा नए ढंग से प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से आपका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय के साथ अपने एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख मैं सभी श्रोताओं के लिए करना चाहूंगा कि जब बुद्ध बहादुर लामा जी ने अपना अब्स्ट्रैक्ट भेजा था तो 107 हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट आए थे और उसमें एकमात्र यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने फुल पेपर अपना 21 पेज का एक साथ भेजा था और मैंने पेपर को पूरा पढ़ लिया था तो मुझे लगा कि यह एक गंभीर कार्य है और इसे महत्व देना चाहिए। तो सर इसके लिए आपको बधाई, आपका पेपर पहले से ही तैयार है। इसमें जो भी चीजें आप शामिल करना चाहेंगे उसको हम लोग फिर से आपको मौका देंगे महीने भर का। तो आपके प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब हम इस सत्र के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस सत्र की अध्यक्षता सिक्किम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी कर रहे हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए बहुत ही सम्मान के साथ आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर एस.के. स्वाई जी। इससे पहले कुछ है इंटरेक्शन, कुछ है कोई कह पाए 2 मिनट के लिए तो हो इंटरेक्शन फ्रॉम दैट ऑफ द ऑडियंस साइड। अध्यक्ष महोदय की ओर से एक संकेत किया गया है कि अगर इन प्रस्तुतियों में आपके कोई सवाल, मिलमरानी जमातिया जी ने अपनी बात रखी है और बुद्ध बहादुर लामा जी ने अपनी बात रखी है, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। इसके लिए यह मंच खुला है। रोजी मैडम कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं। मोस्ट वेलकम यू। Hello, Dr. Buddha. I Yeah. would like to, I have a small, piece of inquiry. I wanted to know if you're using indigenous knowledge system in opposition to the idea of the Bharatiya, the Indian knowledge system, indigenous knowledge system as an opposition to the idea of Indian knowledge system. Are you using them as two contrary ideas? Or No. are you, No, when no. you began the paper, you spoke about assimilation of indigenous voices into the larger framework of the Bharatiya Gyan Parampara. Right. Yeah, so I was wondering if you're talking, of indigenous knowledge system as something that is in, opposition to the Indian knowledge system, or are you trying to work out, because you could not finish your paper. So I was Right. wondering if you're trying to kind of, come to a certain common ground, like how are you looking at it? Thank you for these questions. Actually, my aim of this paper is that, I was looking, this indigenous knowledge system is also part of the Indian knowledge traditions, right? So I don't mean to say that it is just an alternative epistemology or alternative framework. Rather,
This is also one sections, one part of the Indian knowledge traditions, which what I mean to say is that actually. So because there are many more similarities you can find, but at the same time, there are some, homogenizations of this Indian traditions which you can find that actually, blurs uh, the existence as a part, as an independent or as a constituent part of the knowledge system. So I hope I have Thank you. response to your answers. Question. धन्यवाद सर। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी को आमंत्रित करता हूँ। Thank you to everybody. These two papers you all already observed, presented by Madam Milan Rani Jamatia, is the first paper. But I congratulate both of the presenters here. When Madam Jamatia was presenting, so I'm thinking that also without going to Tripura, you can also see the taste of the lifestyle of people of Tripura. She explained in such a manner like that, starting from, because we know roti, kapda, makan, ये तीनों चाहिए, और ये तीनों जो है एक लाइफ लाइन, that is only one lifeline is your bamboo. Starting from in every bit of moment, she explained that how it is useful to the human beings there in Tripura. They can also use in preparing the foods, then also maintaining their of the lifestyles, and after that also worship to the in a Gauriya Puja. So I never also, I visited to Tripura, but I never saw this type of things. I visited the palace and other things in Tripura is there also in Public Service Commission. I went there, but from my side, I also again congratulate that this is not way the knowledge is there, because I always telling to that of the audience, knowledge is knowing ourselves. What things are there with us? That is a local everything. You can try to know yourself. Not only that of the, it is the word of Aristotle or anybody else or Dr. Sarvapalli Radhakrishnan like that, knowledge generation. We have a plenty, the quantum of knowledge everywhere, irrespective of that of the analysis of your topography, orography, geography, demography, whatever the things you see, you find out that a quantum of knowledge. But knowledge is not only be kept within us, it will be disseminated. When I was talking of that of the 1835 until today, this is a long gap. Almost all Indian knowledge has been stopped, banned, because I'm also giving you a small the instance that during the British period, ये ब्रिटिश सर के ये में 1 लाख रुपया जो है वो रखा गया था फॉर द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। आप जानते होंगे प्रोफेसर पांडे। So they have kept that. What is your the philanthropic activities for that? Why not you are improving the education and that of the social activities? You are not going there also to earn money in a commercial base. You can also utilize that of your profit share, and that is only reflected in the Charter Act 1830. The first Charter Act is 1793, second is 1813. Then after 20 years, a renewal will be given to them. Whether you can also do better jobs or not, then it will also be there. The Macaulay was that of the second charter. So he introduced these things, English Act, English education. And
vehemently opposed to that because there was a quarreling. कोई बता रहे तो अभी झगड़े से भी कुछ चीज आता है, दोनों झगड़ा होता तो थर्ड का प्रॉफिट हो जाता है. तो दोनों में दो ग्रुप्स आर देयर. One is the Anglicist, those are pro to that of the Britishers. Other is Orientalist, like Sanskrit and other things they can also know. Even Arabian, Persian people are there like that. In the court also, their language will be whether it will be Arabian or English or that is Sanskrit. That is also in the state of the quarrel. Then during that period, the Macaulay recommended not only that, the two will be discarded. Only that English will be introduced in that of the court. And the lump sum amount to that is in 1 lakh that time, 1835, you see that also, the huge amount. That will be spent, major share will be spent for that of the development of English schools and the English education. And there are only two colleges where they are. One is in Banaras, that is the Sanskrit college, Sampudanand college. That was not during that period also. Previously, it was only the college. Second one is the Delhi Mohammedan College for the Arabian people or Islamic group. That fund was stopped. Printing of books was banned. You see that how to improve that of the knowledge system. We have a lot of, we are discussing here, but we are not, this is awareness. We are creating the awareness. This is the first step. If suppose when I am also seeing that her paper, this is so, I've been to vibrant paper like that, it can also provide a limelight to the different type of research. Research will generate the knowledge. It's only generating the knowledge, producing knowledge, creating knowledge. So that knowledge, whatever she also displayed here like that of her taking only one crop, one tree, that is bamboo, and that is associated with the life. You can never, you can also use it in the form of the food, you can use it in the form of the utensils, you can use it in the form of that of you are the God, because patience, people, this is a long story, starting from that of in a very gradual manner. If you have patience with somebody, you can call it the confidence. If you have a patience with the elders, you can say that it is the respect. You can patience with yourselves and believe. This is a belief system. They can worship you. This is one part of the bamboo given to the one community, another part also given to another community, another part is given to, and they can worship you also altogether to that of the same things. This is a belief, trust, and that is a God. So patience you can keep it that. How long? It is a time and distance never spoil anything, but it creates that of the relation and can continue for these ones. So when I will say that creating knowledge is, that's all right, but not creating knowledge, it will be sufficient to us. We are the responsible individuals, intelligentsia. How to carry from one generation to another generation. When we are all discussing in this table, this is only we all are having the brainstorming, create the knowledge. We know that it is essentially required. It was there also, but it was not also implemented. But right now we are thinking it will be implemented. But you are in that of the system. Why not we can also prescribe the system through board of studies and other things, because that opportunity is with us. We can also have that. So when the dissemination, transaction, dissemination, utilization, and relevance of the knowledge, then that things can be permanent. And it will create a group of people, those never forget, they can also permanently sustain that values, that ethics, that the values system of our knowledge, of Indian knowledge. When we talk of that of the Northeast areas, I was also giving that different version of this, oral version, then narratives like that, the tales, folk tales, folklores, folk dance, other things. It depends upon the seasonal harvesting, get together,
or that is the social gathering. So we can enjoy ourselves. And not only that for the sake of the enjoyment, but that creates that a peace of tranquility in the mind. Because learning, I always telling you that learning, why will know? क्यों हमको क्यों जानना है? क्यों जानना? जानेंगे तभी तो living together harmoniously to that of the society. But we are always fighting. 4 to 5 members are there. They are also creating a havoc in that of the globe. And they thought that at the age of 70 or 80, we will create this type of war in that of the globe. Then globe will be annihilated. It will be disappear. But it not also for the sake of that of the coming generations. But that to eradicate these ones, removal of these ones, we think that how harmoniously live together, Vasudhaiva Kutumbakam, जो हमारा ज्ञान में है. So that is the wisdom we can get it. Each bit of discussion focus that some precious values, inclusive values, responsive values, and innovative values of our knowledge system. That Indian knowledge system. Nobody can also deny this. In every bit of sphere of life, we have to utilize it. But we never, because the English in taste, English in moral, intellect, attitudes, everything is there. You have to. This is a very naked truth. I'm saying that. Almost all, you can see that. When we are also thinking, discussing, discoursing, and debating over that of a topic, but the moment we can also forget about that. The same moment, debate, Arey bhai, we have come to that of the Simla, see this different type, see different type of meant to the scenic beauty of this place, and you forget about that. No, we'll not forget. We enjoy these ones, discuss, and give some footprints to that of the next generations. They will follow it. How they will follow it? You can also try to involve success and satisfaction. If you are satisfied, which will be assessed by each individual. It comes within. We are doing, delivering a perfect things to for the sake of the society. Success will be judged by that of the outsiders. But if satisfaction is there, we can feel that we are doing well for the society, then success will come. And success just like a shadow of an individual. How it can come up? It come up just like if you move from darkness to brighter, towards the brighter side. And automatically it can also follow. So that is the only knowledge. That is the divine bliss. That is the divine power, supreme power of ourselves. With this, we can boost, we can egoistic, we can also say that I'm very authority of that of the knowledge, and I can give to the society. So thank you very much. It can be achieved. Be hopeful. This is a small step, but a firm step, strong step, and a step of confidence. Everybody can also generate this type of thought and vision, so that he can also able to participate in disseminating this type of concept and information to the society, so that it can. If suppose रविंद्रनाथ टैगोर का डाक सुनकर कोई नए आए तो अकेले चलो. We can also move alone. Thank you very much. बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत आपके द्वारा किए गए अध्यक्ष उद्बोधन में. सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी चिंता में दरअसल कहीं न कहीं सहभागी है कि कैसे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती जा रही है. हम चाहे भी जितनी चिंता कर लें, चर्चा कर लें भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के,
लेकिन जब तक युवा पीढ़ी सजग और सचेत नहीं होगी तब तक इस चर्चा की कोई सार्थकता नहीं सिद्ध हो सकती है। तो आपने कई महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत किया और दोनों वक्ताओं की जो आज की बातें थी उसकी बहुत विधिवत समीक्षा आपके द्वारा की गई। तो पुनः सर धन्यवाद आपके प्रति। और इस सत्र में जो दो हमारे महत्वपूर्ण वक्ता शामिल थे, मैडम रानी जमातिया मैडम और डॉक्टर बीबी लामा जी, आप दोनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत और सार्थक बातचीत रखने के लिए। आज कुल 12 वक्ताओं ने अपनी बात रखी और सभी सत्र बहुत ही सारगर्भित और विचार उत्तेजक रहे। कल का जो कार्यक्रम है दोपहर तक का, आप लोगों को सुबह सूचना दे ही दी गई है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं। तो हम 11 से लेकर के 1 बजे तक वहां उपस्थित रहेंगे और उसके तत्पश्चात भोजन की व्यवस्था है और भोजन के तुरंत बाद हम लोग अपना सत्र 2 बजे से आरंभ करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जयंती समारोह में भी शामिल हों और उसके बाद यहाँ भी अगर आप समय से उपस्थित होंगे तो हम सत्र को सुचारू ढंग से संचालित कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबके प्रति